नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता तकरीबन 2-3 साल से जो पूरे के पूरे ख़ित्ते के अंदर, जिस ख़ित्ते में भारत है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और चीन है, और उसके साथ साथ इसके इर्द गिर्द के ममालिक जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश ये हैं, इसके अंदर एक ख़ास किस्म की जो हिजानी कैफियत पैदा हुई है, जो हो रही जा रही है, इसके ऊपर कई दफ़ा आपसे गुफ्तगू की है, लेकिन यूँ लगता है कि अब चीज़ें मज़ीद खुल कर सामने आना शुरू हो गई हैं। असल में मामला ये है कि गुज़श्ता दिनों शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत अजीब व ग़रीब किस्म का और हैरान कर देने वाला बयान दिया, और ये बयान जो है अगर किसी और हालत में दिया गया होता तो शायद इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर एक इतना बड़ा तूफ़ान खड़ा हो जाता कि लोग जो है उस शख्स के बखिए उधेड़ देते। शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी हैं और 3 जंगों में नुकसान उठाने के अलावा कुछ नहीं किया, और बस हमें अब चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ सुलहजोई का रास्ता अख्तियार करें। क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये अपने तौर पे बोल रहे हैं, और क्या ये शहबाज शरीफ साहब का ये बयान जो है ये अचानक एकदम बैठे बैठे ख्वाब से बेदार होकर हुआ? ऐसा नहीं है। इससे बहुत पहले पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बहुत सारे सहाफ़ियों को बुलाया, और बुलाने के बाद एक बहुत तवील किस्म की ब्रीफिंग दी और कहा कि हमारे हालात जो हैं वो ख़ासे ख़राब हो चुके हुए हैं, हमारे टैंक नहीं चल पा रहे, हमारे पुर्ज़े नहीं आ रहे अमेरिका से, हमारे F-16 जो है उनका मामला बड़ा उलझा हुआ है, और हम कब तक इस जंग को अपने ऊपर लादे हुए चलेंगे। तो बेहतर यही है कि आप लोग की फ़िज़ा हमवार करें कि किसी तौर पर इस सारी सूरत हाल से हम निजात हासिल हो सके और भारत के साथ हमारे तल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल हो जाए। मैं उस वक्त उस मीटिंग में नहीं था, लेकिन ज़ाहिर बात है मुझे ख़ास वजह से ही बुलाया नहीं गया होगा कि हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा उसमें एजिटेट कर सकता या हो सकता है तवक्को थी कि शायद मैं कुछ ख़िलाफ़ बोलता, लेकिन वो लोग जिनके बारे में उन्हें तवक्को थी कि ये ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, उन्होंने भी बाजवा साहब से कहा ये आप क्या कह रहे हैं, हमारा ये नैरेटिव कभी भी नहीं रहा, हमें तो घास खा के एटम बम बनाया हुआ है, हम तो भारत के साथ और फिर कश्मीर के साथ हमारा जो मामला है क्या सब वापस हो जाएगा। इसके को 2-3 दिन के बाद इमरान खान साहब ने एक ख़ास स्टेटमेंट दे दिया, और स्टेटमेंट उनका इमरान खान साहब का ये था कि जब तक भारत उस पुरानी पोजीशन पे वापस नहीं आता, वो जो 370 वाला जो उन्होंने तब्दीलियाँ की हैं और कश्मीर को हिस्सा बना लिया है, उसको उसके आज़ादी का जो इंडिपेंडेंट स्टेटस को ख़त्म किया, वापस नहीं आता, हम जो हैं किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात जो हैं वो करने को तैयार नहीं। ये वो पहली रिफ्ट थी जो कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के दरमियान पैदा हुई। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान की फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट शायद ये चाह रही थी, लेकिन हो सकता है कि कमर जावेद बाजवा साहब का एक इंदिया हो, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अब ये बातें एक बहुत हद तक कॉमन होनी शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान को एक ऐसी ऑफ़र दी गई थी कि पाकिस्तान अगर CPEC से निकलता है तो पाकिस्तान का ताल्लुक़ जो है वो इंडिया के साथ मजबूत कर दिया जाए, और उसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत मिल के फिर इस पूरे के पूरे ख़ित्ते को, जिस ख़ित्ते को वस्ती एशिया कहते हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान शामिल है, ईरान शामिल है, ताजिकिस्तान शामिल है, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान वगैरह शामिल है, इनको कंट्रोल करे तिजारत के हिसाब से भी और ऐसे भी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान ही दोनों मुल्क हैं कि जिनके पास एक वसी लंबा समुंदर है, जबकि ईरान का समुंदर जो है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की वजह से इंटरनेशनल चोक पॉइंट के अंदर मौजूद है, और उसकी एक ही चाबहार की बहुत छोटी सी बंदरगाह बाहर है, वरना बाकी बंदर अब्बास वगैरह और वो जबल अली के सामने जो इलाके हैं उसके कीश वगैरह वो जो हैं वो भी बंद हो जाते हैं, और अगर एक छोटा सा जहाज़ भी खड़ा कर दिया जाए तो पूरे का पूरा इलाका जो है खलीज फ़ारस का वो बंद हो जाता है। ओपन सीज़ जो हैं वो गवादर से आगे शुरू होते हैं और फिर बहर हिंद का इलाका आ जाता है। तो इस सिनेरियो के अंदर यहाँ तक आने में भी अमेरिका को एक बहुत तल्ख़ तजर्बा जो है वो लेके आया। वो तजर्बा ये था कि क्वाड उन्होंने बनाया था भारत के साथ मिलके, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया
और अमेरिका, ये 4 मुल्कों का इत्तेहाद था और समझते थे कि हम किसी न किसी तरीके से चीन को कंटेन कर लेंगे और चीन जो है उसको हम रोक सकेंगे। लेकिन पहले ही हल्ले में जब लद्दाख के इलाके के अंदर भारत और चीन का आपस में मुकाबला हुआ तो भारत को बहुत बुरी तरह, जिसे कहते हैं, हज़ीमत उठानी पड़ी। और उसके बाद अमेरिका को अंदाज़ा हो गया कि जिस पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, ये काम तो नहीं कर सकेंगे, ये काम वहाँ नहीं चला जा सकता। उसके ऊपर बहुत से तबसरे भी हुए कि भारत में लोग हैं वो पाकिस्तान से लड़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं और ये तैयारी 70-75 साल से चली आ रही है। लेकिन चीन के बारे में वो समझते हैं हम उनसे क्यों लड़ें, हमारा उनके साथ क्या लड़ाई है, हम क्यों इस मसले में पड़ें। लेकिन जो ख्वाब देखते हैं हेजीमनी के, इक़्तिदार के, वो भी जो हैं वो किसी न किसी हद तक इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक और फ़िलॉसफी है भारत की ऐसी कि जिसके बारे में उनको इंटरनेशनल, जैसे कहते हैं ना, अपने आप को एक्सपेंशनिज़म, यानी मुल्कों को शामिल करना अपने अंदर, वो उनके अंदर शामिल नहीं है। क्योंकि बुनियादी तौर पर जो हिंदुत्व की जो थ्योरी है और ख़ास तौर पे हिंदू मत की जो बेसिक थ्योरी है वो यही है कि ये जो बरसगीर पाक व हिंद है, ये हिमालयस के इलाका जो है, इसके नीचे जो मैदान है जो कि आगे आते जाते हैं, जहाँ से गंगा गुजरती है, जहाँ से सिंध गुजरता है, जहाँ से जमुना गुजरती है, फिर विंध्या रेंजेस के बाद साउथ आता है, ये पूरा एक भारत एक बॉडी है ज़मीन की और ये पवित्र सरज़मीन है। और ये सरज़मीन जो है ये देवताओं की सरज़मीन है और इस देवताओं की सरज़मीन पे सिर्फ हिंदू को रहने का हक़ हासिल है, वो हिंदू जो यहाँ की कदीम ज़ातों से तल्लक़ रखता है। इसीलिए जो हिंदुत्व का बेसिक नारा ये था, जो पहले शुद्धि और संगठन में आया था कि हम लोगों को, जो यहाँ की ज़ात के लोग थे, जैसे कि राजपूत हैं, जैसे कि जाट हैं, जैसे कि और इस तरह के मुख्तलिफ़ ज़ातों के लोग हैं जो मुसलमान हो गए हैं या ईसाई हो गए हैं, उनको वापस हिंदू बनाया जाए। और जो लोग बाहर से आए हैं, जैसे कुरैशी हैं, जैसे कोई और मतलब ईरानी हैं, तुर्क हैं, खिलजी हैं, ये तो बेसिकली बाहर से आए लोग हैं और ये नापाक वजूद हैं, मलीच हैं, इनसे हमको धरती को पाक करना है। तो जो मुल्क अपने ही इलाके तक अपने आप को महदूद रखे, उससे आप ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो चीन को फतह करने निकल जाएगा, वो किसी और को फतह करना। पाकिस्तान को तो वो अपनी हिंदूशाही का हिस्सा समझते हैं, इसको तो उसके अंदर अपना जम करना उनका मकसद है। लेकिन चीन को, बीजिंग को, शंघाई को, वहाँ वो लड़ाई किस खाते में ले ले। श्रीलंका को भी किसी हद तक वो समझते हैं, क्योंकि वो बार बात है लंका का हनुमान जी का बहुत बड़ा ताल्लुक है, उसको भी अपने उस खाते में ले लेते हैं। बर्मा को भी किसी न किसी तरह के ले लेते हैं। नेपाल के बारे में भी समझते हैं कि हमारी एक वहाँ से जो थी देवता उतर के आए थे, उसी रास्ते से आए थे, शिव और अपना क्या नाम है, ब्रह्मा और विष्णु, ये सारे उसी रास्ते से, मतलब इसी हिमालय से नीचे उतरे थे। बहुत बड़ी मैथोलॉजी है सारे के सारे हिंदुस्तान के। तो एक तो वो बुनियादी इनहेरेंट फॉल्ट है कि एक्सपेंशनिज्म में नहीं जा सकते। अब तक रास्ता पाकिस्तान, 3-4 दिन की जो डेवलपमेंट हैं उससे पता चलता है कि पाकिस्तान को खौफनाक किस्म की सूरत-ए-हाल का शिकार किया जा रहा है। पाकिस्तान ने ऑफ़र तो कर दिया और इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को बिल्कुल वैसे नचाना चाहता है कि जैसे कि वो समझता है कि वो इंटरनेशनल ताकतों के इशारों के ऊपर। यहाँ पर आपको एक बहुत ऐसी क़यादत चाहिए थी जो कि खड़ी हो सके। नेट प्राइस ने वहाँ पर यह कहा है कि हम जो हैं पेंटागन और CIA और उसके साथ साथ ट्रेजरी ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे इकोनॉमिकली स्टेबलाइज किया जाए। पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबलाइज करने की एक कॉस्ट है, और वो कॉस्ट क्या है कि पाकिस्तान अमेरिका की एक जंग यहाँ पर शुरू करे, और इस जंग के अंदर हमने इस दफ़ा खौफनाक तरह की सूरत हाल का शिकार होना है। हमने रूस के खिलाफ नहीं लड़ना, क्योंकि वहाँ तो अब रूस का कोई सिपाही नहीं मौजूद अफ़गानिस्तान के अंदर। हमने चोरी छुपे अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं लड़ना। पिछली दफ़ा तो हमने दहशतगर्दी की जंग और कर कर लिया कि ये है दहशतगर्द हैं, उसामा बिन लादेन हैं, अरब हैं, बाहर से आए हुए हैं। नहीं, हमने उन खालिसतन अफ़गान मुजाहिदीन से लड़ना है, खालिसतन अफ़गान तालिबान से लड़ना है, खालिसतन अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान से लड़ना है, जो वहाँ के रहने वाले हैं। और आप बात याद रखें कि उन्होंने
48 मुल्कों को और एक सुपर पावर को वहाँ शिकस्त दी हुई है। बहाना हमारे साथ ये लग रहा है, और कल भी उन्होंने कहा है कि वहाँ पर नेट प्राइस ने भी कहा कि वहाँ का बेशुमार 3-4 मुख्तलिफ किस्म की ताकतें जो हैं वो दहशतगर्द ग्रुप जमा हो गए हैं और पाकिस्तान को वहाँ पर अपने बॉर्डर को सेव करना चाहिए और उनको रोकना चाहिए। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जो खौफनाक चीज़ एक और है वो ये है कि क्या पाकिस्तान को जिस वक़्त इस जंग में मुलव्वस किया जाएगा तो क्या भारत को पाकिस्तान पे हमला करने से रोका जाएगा? नहीं रोका जाएगा। भारत से पाकिस्तान पर हमला करवाया जाएगा और फिर पाकिस्तान को उस हमले के हिसाब से जो कि प्लानिंग है, खुदा ना खास्ता ये है कि पाकिस्तान को उस हमले से जो नताइज बरामद होंगे, पाकिस्तान को एक ऐसे एग्रीमेंट पे लाया जाए कि जहाँ पर पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम भी कंप्रोमाइज़ हो, पाकिस्तान की सियासी क़यादत भी कंप्रोमाइज़ हो और पाकिस्तान कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के जिसे कहते हैं एग्रीमेंट्स के ज़रिए एक छोटी सी बाजगुजार रियासत के तौर पर वहाँ पर रहे, जो रियासत जब चाहे जिस तरह के चाहे जिससे काम करवाया जा सके। जिससे कहा जाए कि कल से चीन तुम्हारे साथ नहीं है तो चीन नहीं है, हम उसके साथ कोई ताल्लुक़ रखते। कल कहा जाए कि फ़लाँ से तुम तल्लुक़ात तोड़ दे, ये है वो सूरत हाल। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, ये सूरत हाल में जो उम्मीद की किरण है वो ये है, और जो खालिसतन जो मुझे सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उम्मीदें दिलाती हैं कि फिर होगा क्या। फिर ये जो जंग होगी जो हम पे मुसल्लत की जाएगी, इस जंग को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक दुनिया भर के मुसलमान आकर लड़ने पहुँचेंगे। ये वो जंग है कि जिस जंग के लिए इमाम नफ्स ज़किया के बेटे अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो थे 92 हिजरी में इसके साहिलों पे आके बैठ गए थे कि हमने ये जंग लड़नी है। ये वो जंग है कि जिसके बारे में सैयदना अबू हुरैरा ने कहा था, अगर मैं इस जंग में शरीक हो गया तो फिर अगर मैं ज़िंदा बचा तो जन्नत मुझ पे हलाल और दोज़ख हराम होगी, और अगर मैं मर गया तो अफ़सर शुहदा में होऊंगा। इस जंग में घुस जाओ। फिर ना शहबाज शरीफ ने ये जंग लड़नी है और ना किसी और ने। ये जंग लड़ने वाले मेरे अल्लाह के वो सिपाही होंगे कि जो बकौल सैयदुल अंबिया कि हिंद के बादशाहों को ज़ंजीरों में जकड़ कर बैतुल मक़दस लेके जाएंगे और वो सारे ख़जाने वहाँ पर पहुँचेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।